ओबीसी को ज्यादा टिकट देगी बीजेपी, जातीय जनगणना के दाव की खोज। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की नई नीति, कोर कमेटी तय करेगी उम्मीदवार। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया और समझाया कि जातिगत जो जनगणना है ये कहीं ना कहीं देश का एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और बीजेपी को भी ये समझ आ गया है कि अब जिस तरीके से राजनीति उसकी थी एक अलग समुदाय को लेकर, कहीं ना कहीं अब वो भी बिखरती नजर आई और उस खास वर्ग को भी अब जो है वंचित नहीं किया जा सकता। उसके विकास की बातें भी करनी होगी, उसमें दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं। लेकिन इसी बीच अब अगला सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, ये चुनावी शिगुफा है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस रूप में विपक्ष ने इस मांग को अभी उठाया है, जातिगत जनगणना की मांग को, तो मैं दर्शकों को एक बात बताऊंगा कि विपक्ष की सरकार जब यूपीए 2 की सरकार थी तो 2011 में भी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ था, जिसकी का डाटा कांग्रेस और यूपीए 2 की सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। अभी हालिया बयान राहुल गांधी का संसद में है और अगर आप उस बात को सुनेंगे तो वहां पे भी उन्होंने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की कि देखिए, जातिगत जनगणना कराइए, जातियों की सही स्थिति देश की जनता को पता चलना चाहिए, नहीं तो आप अगर डाटा नहीं देंगे तो डाटा हम दे देंगे। दूसरी बात, जो जातिगत जनगणना यूपीए 2 के कार्यकाल में हुई थी उसमें कई तरह की खामियां निकली थी। 1931 के बनिस्पत 1931 में ही पहली बार और शायद केंद्र के स्तर पर या पूरे भारत के स्तर पर 1931 में ही आखिरी बार भी जातिगत जनगणना हुई। उसके बाद कोई जातिगत जनगणना अभी तक भारत में नहीं हुई। अलग अलग समय पे अलग अलग राज्य सरकारों ने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन डाटा सार्वजनिक नहीं किया। जैसे मैं बात करूं, कर्नाटका में भी सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उस समय भी सरकार ने डाटा नहीं दिया। महाराष्ट्र में भी हुआ लेकिन डाटा नहीं हुआ। लेकिन बिहार पहला प्रदेश है जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है जहां पे जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ और डाटा भी जो सार्वजनिक हुआ। उस बात को लेकर अब विपक्ष घेरने के प्रयास में है और विपक्ष ने हिंदुत्व को काटने के लिए इस जातिगत जनगणना का राजनीतिक मुद्दा बनाया। लेकिन मैं विपक्ष के ही नेताओं से सवाल पूछा जाए तो कई और तरीके हो सकते हैं कि जातिगत जनगणना बिना कराए भी जातियों को सही लाभ पहुंचाया जा सकता है। आप कई संस्थाएं भारत में ऐसी है, SC/ST कमीशन है, OBC कमीशन है, तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो जातिगत जनगणना कराए बिना सही मायनों में उनका डाटा इकट्ठा करके मंडल स्तर पर, तहसील स्तर पर, अंचल स्तर पर तमाम सुविधाएं पहुंचा सकती है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। राजनीतिक हितों को और चुनावी साल में जातियों को साधने के लिए इस तरह का एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन जो है अब मेरे पे दो और सवाल है, वो बहुत ही छोटे शब्दों में आपसे पूछना चाहूँगा। क्या जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, अब आपको क्या लगता है कि सरकार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पक्ष में है? और अगला सवाल जो मेरा रहेगा, जातीय जनगणना के पीछे विपक्ष की असली मंशा क्या है, आप बताइए जरा। अमित शाह का जो बयान है, अमित शाह का बयान जिस समय आया है, 5 राज्यों में चुनाव है, उसके ठीक बाद मई के लगभग अप्रैल से मई के ही अंतराल में प्रस्तावित है लोकसभा चुनाव। अनुमानित तो उसी समय हो सकता है, थोड़ा डेट आगे भी बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी। हालांकि जून तक हमें नई संसद को, नए सेशन पार्लियामेंट को स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। तो अमित शाह का जो बयान है वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनावी साल का बयान है, क्योंकि जातिगत जनगणना पूरे भारत में जहां लगभग 140 करोड़ के आसपास की आबादी हो गई है, वहां पर कराना अभी संभव नहीं है, और वो भी 6 महीनों में। जनगणना जो हर 10 साल में होती है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो जातिगत जनगणना और बारीक चीज है और जो कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो जटिल
मुद्दा को देखते हुए जातिगत जनगणना को, तो सरकार को एक लंबा समय चाहिए इस पूरी जनगणना को कराने के लिए, जो अभी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो पाए, सरकार सार्वजनिक कर पाए डाटा, ये लगता नहीं है। क्योंकि जो अंतरिम बजट सत्र होगा, बजट सत्र में से बजट पेश होगा, उसमें कोई काम सरकार करती नहीं है, तो उसमें पेश हो नहीं सकता है। मुद्दा संवैधानिक है, संसद से होके गुजरना है मुद्दे को, तो एक शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र के बाद आम बजट सत्र, अग्रिम बजट सत्र होगा सरकार का, जिसमें से बजट पेश होगा। शीतकालीन सत्र के लिए कई मुद्दे अभी सरकार के पास है। हाँ, जैसे महिला आरक्षण बिल पर सरकार ने सबको चौंकाया, जाति जनगणना पर चौंका दे तो वो एक इतर मसला है, लेकिन समय को देखते हुए चुनाव से पहले ये हो पाए, ये मुमकिन नहीं दिखता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि चुनाव से पहले जो है ये हो जाए, ये मुमकिन नहीं दिखता। लेकिन आपको बता दें कि आज देश भले ही चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन आज हमारे भारत देश की सच्चाई है कि लोग आज भी 55% से ज्यादा लोग जाति और धर्म को देख के वोट करते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये जो गाँव में, खासकर जो उत्तर भारत में, ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। लेकिन अब पार्टियों को समझ आने लग गया है कि अगर देश में जो है चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं दलित पिछड़ों का साथ बहुत जरूरी है। फिलहाल जो है इस मुद्दे पर इतना ही चर्चा करते हैं, लेकिन देश और दुनिया के तमाम जो असली मुद्दे हैं उस पर और चर्चा करने के लिए आप जुड़े रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ। फिलहाल के लिए हमें अलविदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिरा। जातिगत जनगणना जब से बिहार में लागू हुआ, जब से सर्वे जारी हुआ, उसके बाद से देश में सियासत गर्मा चुकी थी। लेकिन इसी बीच अब विपक्ष जो है वो लगातार पीएम मोदी और भाजपा सरकार को जातिगत जनगणना के नाम पर घेर रहे थे। राहुल गांधी का आरोप था कि ओबीसी और एससी और पिछड़े वर्ग, दलित वर्गों का जो विकास है वो बीजेपी नहीं चाहती। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ में आज भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र जारी की। उसी बीच जैसे अमित शाह ने अब जातिगत के सवाल पर एक चौंकाने वाला जवाब दिया। बता दें आपको, अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना पर जो है इसके खिलाफ नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। और जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा था, कहीं ना कहीं अब राजनीति जो है अब एक अलग दिशा में, एक अलग मोड़ पे जाएगी। इस सारे तमाम तरह के सवाल जो इसके ऊपर उठेंगे और क्या इसका प्रभाव रहेगा, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जिस तरीके से आज हमने देखा कि किस तरीके से अमित शाह जो है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जो है जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, और जो है हम इस पे चर्चा करेंगे और जो सही निर्णय होगा हम उसको बाद में बताएंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं? और मैं आपसे पहला क्वेश्चन लूंगा, जातीय जनगणना की काट कैसे निकालेगी भाजपा? देखिए सिराज, जो आपने जिक्र किया जातिगत जनगणना पे, अमित शाह जो हमारे मौजूदा गृह मंत्री हैं, आज वो छत्तीसगढ़ में रैली कर रहे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो अमित शाह का बयान है और उसके बाद विपक्ष की जो गोलबंदी है जातिगत जनगणना को लेकर, ये कहीं ना कहीं अब भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वह समझ गई है कि जो भाजपा देश हित में ये सोच रही थी कि हम पूरे हिंदुत्व को एक साथ लेकर चले, हिंदुत्व के ऊपर काम किया जाए, ना कि जातियों में हिंदुत्व को विभाजित किया जाए। अब भाजपा उससे इतर जाति दिख रही है। भाजपा को भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में या सुदूर क्षेत्रों में अभी भी जातिगत जनगणना और जातीय राजनीति में जातीय प्रभाव बना हुआ है। इसलिए छत्तीसगढ़ में से ही अमित शाह का ये खास तौर पर बयान आया कि हम भी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। अगर इससे पूर्व के बयानों को आप देखें तो अमित शाह ये कहते, या माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार ये कहते हुए नजर आई थी कि जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। देश में जनसंख्या की जनगणना होती है और उसमें SC ST अनुसूचित जाति की जनगणना होती है, वो भरपूर है। जातिगत जनगणना सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए करवाई जा रही है या विपक्ष की मांग है। लेकिन अब बयानों में भाजपा के परिवर्तन आया और भाजपा भी समझ रही है कि अगर चुनावों में अपने आप को मजबूत स्थिति में रखना है तो जातिगत जनगणना पर बात करनी होगी। अगर भाजपा जातिगत जनगणना पर बात नहीं करेगी तो सिर्फ हिंदुत्व को लेकर, राम मंदिर को लेकर
सिर्फ हिंदुत्व को नहीं साधा जा सकता, हिंदुत्व में भी हिंदू वोट बैंक है उसमें भी वैचारिक मतभेद है इस बात को लेकर, राम मंदिर को लेकर। इसलिए जातिगत जनगणना सबसे सरल उपाय है। एक कारण ये भी नजर आता है कि जिस रूप में राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने इस पूरे मामले को उठाया है, तो वहीं विपक्ष ने ये मामले उठाए हैं और कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि क्या दलितों से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जा सकती, क्या शोषित वंचित वर्गों को राम मंदिर में पुजारी नहीं रखा जा सकता। तो बीजेपी को लग रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व में एक स्वर्ण जाति को तो साधा जा सकता है, लेकिन राम मंदिर के बहाने दलित शोषित वंचित वर्ग को नहीं साधा जा सकता, जिसकी वजह से अमित शाह का ये बयान आया है। एक जानकारी और दे दूं कि बैठक भी हुई है इस बात को लेकर कि ओबीसी जो वोटर ओबीसी माफ कीजिएगा जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको अधिक से अधिक टिकट दी जाए। पिछली बार जब 2019 का चुनाव हमने देखा था, तो मेरी जो जानकारी है 26 से 28 के आसपास ओबीसी प्रत्याशियों को उतारा था, सांसद बने थे। इस बार उससे ज़्यादा का उतारने का प्रयास है। इस बाबत जो बैठक हुई तो अमित शाह, BL संतोष, योगी आदित्यनाथ और जो भाजपा के अध्यक्ष हैं JP नड्डा की आपस में बैठक हुई। उसमें ये भी निकल के आया कि दिवाली के बाद कि यूपी जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, वहां किसी जिले में दलित शोषित वंचित यानी पिछड़े वर्गों का एक महाकुंभ भी किया जाएगा। जो दल है भाजपा है वो अलग अलग रूप में महापिछड़े और पिछड़े वर्गों के सम्मेलन भी करेगी। जमीनी सर्वेक्षण भी होगा और सर्वेक्षण के आधार पर अधिक से अधिक ओबीसी मतदाताओं को ये प्रयास है कि दूसरे दलों से, दूसरे विपक्षी पार्टियों से के मुकाबले अधिक से अधिक मतदाताओं को ये टिकट दी जाए ओबीसी, जिससे भाजपा इस बात को चुनावी साल में स्थापित करने में और लोकसभा चुनाव में इस बात का प्रचार प्रसार कर सके कि हमने सही मायने में पिछड़े वर्गों को सम्मान दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी